नमस्कार। जो एक सिलसिला शुरू किया है भारत छोड़ो आंदोलन और युवा, जो एक रचना कादम्बनी अगस्त 2005 में प्रकाशित हुई थी, उसका वाचन कर रहा हूँ मैं। और 3 एपिसोड्स या कड़ी या अंक आप कह लें, उसको अपलोड कर दिया है और अभी आपके सामने हूँ चौथा अंक लेकर के। और ये चौथा अंक बिना भूमिका के मैं शुरू करता हूँ इसका पाठन, इसका वाचन। और जैसे जैसे मैं लोड करते जा रहा हूँ, लोगों के जो प्रतिक्रियाएं हैं, रिस्पॉन्स हैं, अच्छे आ रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, जो और कुछ करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन पहले इसको मैं पूर्ण कर लूँ, ये रचना सुरेश नीरव जी की जो है। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग जहाँ से अभी हमने शुरू किया था। अभी जो अंक 1, 2 और 3 वो तो अपलोड कर दिया है मैंने। और अभी हम जब चलेंगे आगे, तो हमने वादा किया था जब नागपुर की बात कर रहे थे, और वो अंक 3 तक नागपुर के जो हमारे युवा स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी आहुति दी देश को आज़ाद करने के लिए। अब हम चल रहे हैं माथेरान। आज़ादी कानून से नहीं मिलती। कोलाबा, महाराष्ट्र के माथेरान गांव में जन्मे विट्ठल राव कोतवाल ने यूं तो आर्ट्स में और लॉ की स्नातक डिग्रियां हासिल कर ली थीं, और पढ़ाई में भी वह प्रतिभावान छात्र के रूप में जाने जाते थे। मगर उन्हें यह लगने लगा था कि गुलाम भारत में अंग्रेजी हुकूमत के आगे कानून की कोई हैसियत नहीं है, और आज़ादी कानून से नहीं, कुर्बानी देकर ही हासिल की जा सकती है। इसलिए वे भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। छात्रों को संगठित कर उन्होंने गांव में जुलूस निकाला। यह सिलसिला आगे बढ़ने लगा। 1943 में वह सिद्धागढ़ में छात्रों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए थाने पर झंडा फहराने के लिए निकल पड़े। पुलिस ने जुलूस को घेर लिया। विट्ठल राव ने पुलिस को ललकारा, मैं भी कानून की डिग्री ले चुका हूँ, और दुनिया का कोई भी कानून बाहर से आकर किसी देश को गुलाम बनाने की इजाज़त नहीं देता। इस पर पुलिस अधिकारी उत्तेजित हो गया, बोला, हमें कानून पढ़ा रहा है? हमारा कानून तुम जैसे सिरफिरों को गोली से उड़ा देने की इजाज़त देता है। यह कहकर उसने विट्ठल राव पर गोली चला दी। इस तरह 30 वर्षीय वकील विट्ठल राव हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी का प्रतीक बनकर अमर हो गए। आज़ादी कानून से नहीं मिलती, ये विट्ठल राव साहब ने कहा। चलते पुणे। छात्र ने सीने पर गोली खाई। जुलूस निकालने पर पाबंदी लगी हुई थी। तब अंग्रेजी हुकूमत को ललकारते हुए पुणे के 16 वर्षीय नारायण दभाड़े ने 9 अगस्त 1942 को जुलूस निकालकर फिरंगी हुकूमत के गाल पर करारा तमाचा लगा दिया था। छात्रों का जुलूस अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे से साथ साथ कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच गया। 9वीं कक्षा के छात्र नारायण के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा, तिरंगा फेंक दो और अपने अपने घर भाग जाओ। इस पर नारायण ने गरजते हुए कहा, प्राण देकर भी हम तिरंगे का सम्मान करेंगे, इसे फेंकने का तो सवाल ही नहीं उठता। और छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिया। इस पर बौखलाए पुलिस अधिकारी ने नारायण दभाड़े की कम उम्र का भी लिहाज न करते हुए गोली मार दी। नारायण दभाड़े की कुर्बानी 9 अगस्त को ही हुई थी। गोली मार दी, गोली मार दी। पूरे आंदोलन में अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है, ओफ, बारे गुलामी। आइए अब चलते हैं मांडला। मांडला बेड़ियों में तूफान नहीं बनते।
आज़ादी की आंच से मध्य प्रदेश की मिट्टी को भी अपनी तपिश से दहका दिया था। मंडला के 20 वर्षीय छात्र उदय चंद जैन ने 15 अगस्त 1942 को छात्रों का विशाल जुलूस मंडला में निकाला। हाथ में तिरंगा लेकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए छात्र चौक तक जा पहुंचे। पुलिस हरकत में आ गई। उसने बढ़ते हुए छात्रों के कदमों को रोकना चाहा, छात्रों को खबरदार किया कि आगे न बढ़ें। इस पर उदय चंद जैन ने पुलिस को ललकारते हुए कहा, तूफानों के पैरों में बेड़ियां नहीं डाली जा सकती, जुलूस आगे बढ़ेगा, हिम्मत है तो मेरे सीने पर गोली मारकर जुलूस को रोक लो। पुलिस अफसर ने उदय चंद की खुली छाती पर फायर कर दिया। उपस्थित जन समुदाय उदय चंद की गोली लगते ही बेकाबू हो गया। पुलिस और जनता में जमकर संघर्ष हुआ। घायल उदय चंद को के साथी जुलूस बनाकर अस्पताल ले गए, मगर वह इस लोक को छोड़कर उस लोक में चले गए। अपनी शहादत से उदय चंद ने जहां मातृभूमि के लिए अपना फर्ज निभाया, वहीं अपने पिता त्रिलोक चंद जैन और मां खिलौना बाई का सिर भी गर्व से ऊंचा कर दिया। पालघर। जब थोड़ी बात करूंगा आपसे। पालघर अभी ज़िला बन गया है। जब मैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में कार्यरत था तो वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था, और अभी जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का पहला परमाणु संयंत्र, मैं वहाँ कार्यरत रह चुका हूँ। और आज देखिए संजोग है, जब पढ़ रहा हूँ तो पालघर की बात आई है। पालघर अभी जिला बन चुका है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पालघर तालुका, अब मैंने जैसा शुरू में आपको बताया वो ठाणे जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी वो पालघर जिला बन चुका है। लेकिन जो लिखा है मैं उसको अक्षरशः पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शब्द ना आए हमारे मुंह से इस रचना में, ये कोशिश कर रहा हूँ। जैसा लिखा है वैसा पढ़ रहा हूँ। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पालघर तालुका के काशीनाथ पगाधरे और गोविंद ठाकुर दोनों मित्र थे और गांव के ही मराठी स्कूल में पढ़ते थे। काशीनाथ गरीबी के कारण जहाँ 5वीं कक्षा के आगे नहीं पढ़ सके, वहीं गोविंद को भी 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान होने पर दोनों मित्र ने पालघर के युवा साथियों को संगठित किया और 14 अगस्त 1942 को मामलातदार दफ्तर का झंडा फहराने के लिए जुलूस लेकर निकल पड़े। दफ्तर के सामने ही पुलिस से जोर आजमाइश हो गई। पुलिस की चेतावनी का काशीनाथ पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वह गेट फांद कर अंदर कूद गए और आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने गोली चला दी। इससे पहले कि तिरंगा जमीन पर गिरता, गोविंद ठाकुर गेट के अंदर कूद गए और उन्होंने तिरंगा थाम लिया। पुलिस ने उन पर भी गोली चला दी। खादी के कफन में लपेटकर इन दोनों किशोर शहीदों का जुलूस निकाला गया और पालघर वासियों ने काशी गोविंद जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाते हुए भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सौंप दिया। पालघर हमारी कर्मभूमि रही है, तारापुर। अब पुणे की बात करते हैं। पुणे इंकलाब के विश्वविद्यालय की डिग्री। 18 वर्षीय विद्रोही छात्र दत्तात्रेय जोशी ने पुणे में पुलिस पार्टी पर बम फेंका था। उनका मानना था कि जब ब्रिटिश हुकूमत निहत्थों पर गोलियां चलवा सकती है तो इनके सशस्त्र सिपाहियों पर बम फेंकना क्या गलत है। इरादतन हत्या के जुर्म में दत्तात्रेय जोशी को जेल भेज दिया गया और उन पर इतने पुलिसिया कहर ढाए गए कि 1 वर्ष बाद 1943 में जेल में ही संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। पिता अनंत जोशी ने पुत्र की शहादत पर कहा, मेरे पुत्र हाई स्कूल के छात्र ने इनकलाब के विश्वविद्यालय की सर्वोच्च डिग्री हासिल कर ली। मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। मैं इस पंक्ति को फिर से पढ़ना चाहूँगा। पिता अनंत जोशी ने पुत्र की शहादत पर कहा, मेरे पुत्र
हाई स्कूल के छात्र ने इंकलाब के विश्वविद्यालय की सर्वोच्च डिग्री हासिल कर ली। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। प्रणाम पिताजी। सांगली क्षेत्र बाबूराव को पकड़ना आसान न था। जब भारत छोड़ो आंदोलन की राष्ट्रव्यापी लहर में जगह जगह छात्र आंदोलन हो रहे थे, तब कुछ क्रांतिकारी युवक सशस्त्र क्रांति की भूमिका रचने में प्राणपण से लगे हुए थे। शचीन्द्र सन्याल और मनमंथ नाथ गुप्त भूमिगत रहकर युवा पीढ़ी को विद्रोह के लिए संगठित करने में जुटे हुए थे। महाराष्ट्र के सांगली जिले के पडवालवाड़ी गांव के बाबूराव कोकाटे भी इसी दिशा में छात्रों को संगठित करने में लगे हुए थे। इंटरमीडिएट कॉलेज धीरे धीरे संगठन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वहाँ पर्चे तैयार किए जाते थे, छपवाए जाते और फिर साइकिलों पर छात्र इन पर्चों को बांटने दूसरे शहर के कॉलेजों में जाते। ब्रिटिश गुप्तचरों को पक्की खबर मिली कि इस आंदोलन के पीछे सबसे ज़्यादा दिमाग बाबूराव कोकाटे का चल रहा है। आंदोलन उसकी संगठन क्षमता का ही नतीजा है, इसलिए गुप्तचर तंत्र उसकी गिरफ्तारी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गया। 1942 के आंदोलन से लेकर 1947 तक जासूस उसे तलाशते ही रहे। अंत में 22 मई 1947 को गोली खाकर 27 वर्षीय बाबूराव स्वतंत्रता की बलिवेदी पर प्राणों की आहुति देकर शहीद हो गए। जलगांव। सुखलाल कहाँ रुकने वाला था। जलगांव महाराष्ट्र के शेंदुरानी गांव में कृषक भीका गुर्जर के घर 1922 में जन्मे सुखलाल को बचपन से ही कसरत और व्यायाम का काफ़ी शौक था। सुखलाल 20 वर्ष की उम्र में ही 7वीं कक्षा के छात्र थे। उम्र में बड़े तथा बलिष्ठ शरीर के मालिक होने के कारण सुखलाल गुर्जर स्वाभाविक रूप से छात्रों के नेता बन गए थे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने छात्रों का एक सशस्त्र संगठन भी बना लिया था। सुखलाल ने अपने साथियों सहित शेंदुरानी डाकघर में धावा बोल दिया और कब्जा करके वहां तिरंगा फहरा दिया। कामयाबी से उत्साहित छात्रों ने तय किया कि गांव के अंग्रेज समर्थक जमींदार पाटिल की हवेली पर भी हमला बोला जाए। पुलिस को इस हमले की भनक लग चुकी थी, मगर आने वाली विपत्तियों से बेखबर छात्रों की टोली पाटिल भवन जा पहुंची। आगे आगे सुखलाल और पीछे पीछे हवा में हथियार लहराते छात्रों का समूह। पुलिस दल पर भी भारी संख्या में वहां मौजूद थी। भीड़ के उग्र तेवर देख पुलिस ने फायरिंग कर बढ़ती हुई भीड़ को रोकना चाहा, मगर सुखलाल कहाँ रुकने वाले थे। सुखलाल ने गेट के भीतर छलांग लगा दी। बौखलाए पुलिस अधिकारी ने आनन फानन में गोलियां चला दी। इस तरह बहादुर सुखलाल शहीद हो गए। अब हम पहुंच रहे हैं अमरावती। अमरावती इंकलाबी आकाश का सितारा। 9 अगस्त 1942 से 16 अप्रैल 1943 पूरे 8 महीने तक अमरावती में स्वतंत्रता आंदोलन को सुचारू रूप से नेतृत्व देने वाले केशवराव ताथोड़े MA LLB ब्रिटिश हुकूमत के लिए सिरदर्द बने हुए थे। 9 अगस्त से उन्होंने उपनिवेशवादी ब्रितानिया हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बगावत की आवाज़ बुलंद की। उन्होंने प्रतिदिन आंदोलनकारी जत्थों के प्रदर्शन और जुलूस का संचालन किया। उन्होंने बेलोरा से लेकर अमरावती को स्वतंत्रता के रंग में रंग दिया। जहाँ देखो वहीं तिरंगे लहराते दिखाई पड़ते। छात्राएं खादी की साड़ी पहने हाथ में तिरंगा लिए सरकारी भवनों की ओर बढ़तीं और जब तक पुलिस उन्हें नियंत्रण में ले पाती दूसरे किसी सरकारी संस्थान पर केशव राव और उनके साथियों द्वारा झंडा फहरा दिया जाता। जब पुलिस वहां पहुंचती तो केशव राव और साथी कुशल छापामारों की तरह गायब हो जाते और उनकी असफलता को मुंह चिढ़ाता तिरंगा शान से लहराता रहता। 8 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस उस जगह तक पहुंचने में कामयाब हो गई जहां केशव राव छिपे हुए थे। तो लोग झंडा फहरा रहे हैं। झंडा
लहरा रहा है शान से और उस समय की हुकूमत को मुंह चिढ़ा रहा है। पूरी इमारत को घेर कर पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी और इस भीषण गोलीबारी में 16 अप्रैल 1943 की रात्रि में महाराष्ट्र की जमीन पर चमका आज़ादी का यह अग्निपुंज इंकलाब के आकाश का सितारा बन गया। 28 वर्षीय शहीद केशवराव का जन्म अमरावती जिले के बेलोरा गांव में 1915 में हुआ था। अब हम पहुंच रहे हैं अहमदाबाद। छात्र की निर्भीकता से कमिश्नर बौखलाया। जमुना दास किनारी वाला अहमदाबाद में अपना व्यवसाय करते थे और उनके पुत्र विनोद किनारीवाला गुजरात कॉलेज के 18 वर्षीय युवा छात्र थे। 10 अगस्त 1942 को गुजरात कॉलेज के छात्र और छात्राएं प्रांगण में सुबह से ही एकत्रित हो गए थे और कॉलेज से जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे। विनोद ने सबसे पहले कॉलेज में तिरंगा फहराया और फिर सभी छात्र छात्राएं जब सामूहिक रूप से वंदे मातरम गा रहे थे तभी अंग्रेज असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर पुलिस दल लेकर कॉलेज पहुंच गया। मंच पर तिरंगा लिए विनोद को उसने तिरंगा फेंकने के लिए कहा और छात्रों के समूह को राष्ट्रगीत न गाने का निर्देश दिया। इस पर उत्तेजित छात्रों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। विनोद किनारीवाला ने कहा, एसपी साहब महोदय, आपने ही देश में अपना ही राष्ट्रगीत गाने से आप हमको कैसे रोक सकते हैं? यदि आपको हमारे झंडे और राष्ट्रगीत से नफरत है तो आप भारत छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान पहले ही कर दिया है। विनोद की निर्भीकता से सभी छात्र प्रभावित हो गए और सारा वातावरण भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बौखला गया और बोला, हमें इंडिया छोड़ने को कहता है, हम पहले तेरा दुनिया छोड़ने का इंतजाम कर देते हैं। यह कहते हुए उसने विनोद किनारीवाला को गोली मार दी। विनोद घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। विनोद किनारीवाला का जन्म 20 सितंबर 1924 को अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद की एक और बात। अहमदाबाद गोली से डरा नहीं हुआ 15 वर्षीय तरुण। 9 अगस्त 1942 की सुबह अहमदाबाद में छात्रों ने जुलूस निकाला। इस जुलूस में विक्रमलाल मेहता के 15 वर्षीय पुत्र पुष्प बदन मेहता ने भी जोर शोर से भाग लिया। 10 जनवरी को अहमदाबाद में छात्रों ने फिर से जुलूस निकाला। जुलूस आहिस्ता आहिस्ता चौक की ओर बढ़ रहा था। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए थे। जब पुष्प बदन आखिरी बैरिकेड्स फांद कर चौक की तरफ कूदे तो पुलिस के सिपाही ने ललकारा, बच्चे हो वापस चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। इस पर पुष्प बदन ने व्यंग करते हुए क्या, गोली मारने की धमकी से क्या हम डरने वाले हैं? हमें तुम डराना चाहते हो? पुष्प बदन के अपमान से सिपाही तिलमिला उठा और उसने धाए से गोली पुष्प बदन के सीने में उतार दी। पुष्प बदन के गोली लगते ही जन समुदाय आक्रोश से भड़क उठा और पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। जनता की ताकत के सामने पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। पूरे नगर में पुष्प बदन की शव यात्रा निकाली गई और उस किशोर शहीद के सम्मान में सारा शहर बंद रखा गया। मेहसाणा तब उसने गोली सीने पर झेल ली। मेहसाणा गुजरात के पाटन गांव के 26 वर्ष के कुशाग्र बुद्धि गोविंदराव एमए की डिग्री हासिल कर एक विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक नियुक्त हो गए। वे खुद तो देश प्रेम के रंग में रंगे हुए थे ही, अपने छात्रों को भी देश प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। गोविंद राव ने घर घर जाकर लोगों को संगठित किया और 25 दिसंबर 1942 को विश्वनगर में विशाल जुलूस निकाला। सारा विश्वनगर आंदोलनमय हो गया। आंदोलनकारियों के हौसले पस्त करने के लिए पुलिस फायरिंग पर उतारू हो गई। गोविंदराव ने
ताड़ लिया कि एक सिपाही नेतृत्व कर रहे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता शंकर चंद पटेल और उसकी बेटी शांताबेन पर निशाना साध रहा है। इससे पहले कि वह गोली चला पाता, गोविंद राव ने गोलियां अपने बदन पर झेल लीं। घायल हालत में उन्हें उस सिपाही से राइफल भी छीन ली उन्होंने उस घायल हालत में, और गोविंद राव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत से जूझते हुए 15 जनवरी 1943 को उन्होंने आखिरी सांस ली। ओह, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये रचना जो मैं सुरेश नीरव जी की लिखी हुई मैं वाचन कर रहा था, ये लेख अपनी समाप्ति की ओर है और इसमें कुछ क्लिपिंग्स भी हैं 1942 की क्रांतिकारी महिलाएं, जिसको मैं पढ़ूंगा, और भूमिगत कांग्रेस रेडियो की संस्थापक उषा मेहता जी हैं, और 1942 में सशस्त्र क्रांतिकारी भी सक्रिय थे। तो ये जो उन्होंने पूरे भारत से जो हर क्षेत्र से जो इकट्ठा किया था वो मैंने पढ़ के आपको सुनाया, और इसमें मेरे समझ से अभी लगभग मैंने समाप्त कर दिया है, ये लेख संपूर्ण हो गया है, और इसको मैं अभी आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। ये जो युवा के बारे में पूर्णिया से लेके छपरा, दानापुर, लखीमपुर, जौनपुर, अहमदाबाद, पालघर, इन सब की जगह की जो इन्होंने बात की सुरेश नीरव जी ने, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और युवा, तो ऐसा मैं समझता हूँ ये जो चौथी कड़ी है, ये 4 कड़ी में भारत छोड़ो और आंदोलन और युवा, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ लेखक का, हमारा कोई इसमें वो नहीं है, मैं तो सिर्फ मैंने वाचन किया है जो मेरे पास मेरे संकलन में जो ये कादम्बनी थी, और मैं इसको फिर देख रहा था, फिर मेरे लगा कि मुझे इसको दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जो लोग सुनेंगे, और मैं समझता हूँ कि उनको अच्छा लगेगा और भी हैं इसमें, और भी रचनाएं हैं, कोशिश करूँगा कि उनको प्रस्तुत किया जाए। बहुत अच्छा संकलन है कादम्बनी का, 2005 और ये 2024 में मैं इस पत्रिका की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद के साथ उन रचनाकारों को, उन संकलनकर्ताओं को जिन्होंने संकलन किया और पिरोया इस तरह से। और एक और रचना है इसमें, उसको मैं अभी पढ़ूंगा किसी दिन। पहले मेरा जो लक्ष्य था कि सुरेश नीरव जी की जो रचना है भारत छोड़ो आंदोलन और युवा, इसको समाप्त कर लूं, और ये समापन की ओर है। और आपका प्रतिसाद बड़ा अच्छा मिल रहा है, रिस्पांस, जो लोग इसको सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक ऊर्जा पैदा कर रहा है हमारे लिए, और धन्यवाद, आपने इसको सराहा। और ये मैं समझता हूँ कि मैंने तो सिर्फ अपनी वाणी दी है इसमें। रचना कादम्बनी में प्रकाशित हुई 2005 अगस्त की पत्रिका है ये। सुरेश नीरव जी का लेख मैंने सिर्फ प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। भारत माता की जय।